बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब बिन नासिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। प्रॉपर्टी कचहरी में हमारे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये कमेंट आया, इसमें पूछा गया है कि आपके जो कैमरा मैन है जो ऑफ द कैमरा काम कर रहे होते हैं तो वो कौन है। तो चले आज आपको सबसे पहले तो हम अपने कैमरा मैन दिखा देते हैं। जी तो नाज़रीन, ये है हमारे कैमरा मैन जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम जैन है और मैंने जो है स्टेट सेफ मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है और जितनी भी वीडियोस आपने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी हैं प्रॉपर्टी कचहरी की और जितनी भी बकाया एडवाइस के साथ जो वीडियोस हैं वो मैंने एडिट की हैं और मैंने शूट की हैं और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा जा रहा है काम करने का। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे हमें फॉलो करिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे जैन साहब जो ऑफ द कैमरा होते हैं। इसके अलावा ऑफ द कैमरा हमारी मिस मुसरत होती हैं जो स्क्रिप्ट लिख रही होती हैं। एक्चुअली हमारा जितना भी ये प्रॉपर्टी कचहरी का प्रोग्राम है ये स्क्रिप्टेड नहीं होता। ये जब हम सब यहाँ पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनती जाती है। जब वीडियो बन रही होती है तो हर बंदे की लाइन उस वक्त स्क्रिप्ट लिखा जा रहा होता है ताकि एडिटिंग में परेशानी ना हो। तो वो मिस मुसरत हैं, लेकिन आज ये खिदमात मिस सबिया सब अंजाम दे रही हैं। तो प्राइवेसी की वजह से कैमरा पे वो आना नहीं चाह रही। इसके अलावा हमारी मिस मैमूना होती हैं जो पूरे प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रही होती हैं, डायरेक्शंस दे रही होती हैं। तो ये था एक ऑफ द कैमरा जितने भी हमारे लोग होते हैं उनका इंट्रोडक्शन। चलते हैं आज का बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रॉपर्टी कचहरी का। मिलियनरों छोड़ो प्रॉपर्टी। आज मैं आपको प्रॉपर्टी कचहरी के प्लेटफॉर्म से बताऊंगा 136 पैसा कमाने के तरीके और मैं आपको बताऊंगा कि आप 25,000 रुपये में अपनी फैक्ट्री के मालिक कैसे बन सकते हैं। तो अपने भाई को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका बड़ा भाई आज़ाद चाय वाला। कौन है भाई? ये कौन है? ये कौन आ गया वाइपर उठा के? सर ये स्वीपर को कहाँ से बुला लिए? सर ये तो वही है आज़ाद चाय वाला जो गरीबों की तजलील करता है। कल तो ये कद्दू दे मुँह वाले तू तो इन्हें खुद ही चाय बना के बेचता था। भाई कद्दू नहीं, बैगन है, बैगन। अच्छा, ये वो आज़ाद चाय वाला वो साहब हैं। आज़ाद चाय वाला साहब, आपको हम प्रॉपर्टी कचहरी में वेलकम कहते हैं। लेकिन आपसे पहले तो आपके भाई कैदी चाय वाले यहाँ पहुँच गए हैं। कैदी चाय वाले कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक। तो से सुनाओ। मिलियनरों, मैं हूं आपका भाई आज़ाद चाय वाला और आज मैं आया हूं प्रॉपर्टी कचहरी में। ओए, तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? और मैं तेरी चबला एक्सपोज करना आया आज थे। मैं प्रॉपर्टी कचहरी से खुद तो आया, तेरी मनुष्य की शक्ल है, मैंने बड़ा गुस्सा आता है। मिलियनरों, आज मैं आपको एक अपनी तल्ख हकीकत बताता चलता हूँ। ये मेरा छोटा भाई है कैदी चाय वाला। इसको मैं अपनी वीडियोस में इस वजह से नहीं लेके आता क्योंकि ये गरीब है और मैं इससे बहुत, ये मुझसे जलता है, तो मैं इसको इस वजह से अपनी वीडियोस में नहीं लेके आता। और मैं आपका बड़ा भाई हूँ, जैसा आपको पता है। मैं आपको हमेशा पैसे कमाने के तरीके बताता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि आप मिलियनर कैसे बन सकते हैं। अच्छा, तो आज़ाद साहब ये क्या आपने वाइपर उठाया हुआ है और अभी आप कह रहे थे 25,000 में फैक्ट्री लगाएंगे, तो थोड़ा डिस्क्राइब करें इसको। मिलियनरों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 25,000 रुपये में अपनी फैक्ट्री के मालिक कैसे बन सकते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको कहते हैं वाइपर। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं वाइपर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 25,000 रुपये में वाइपर की फैक्ट्री बना के मिलियनर कैसे बन सकते हैं। मिलियनरों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने लेना है एक डंडा। आपने लेना है प्लास्टिक का डंडा, क्योंकि मेरे पास तो 25,000 थे नहीं, मैंने लकड़ी का डंडा लिया। लेकिन आपने 25,000 रुपये में फैक्ट्री लगानी है तो आप लेंगे प्लास्टिक का डंडा आधी इंची का। फिर आपने लेना है ये फॉर्म, ये आपको मिलेगा कबाड़ खाने से, जो आपने लेना है 10 रुपये का। 10 रुपये से ज़्यादा उसको नहीं देने। फिर आपने ये 2 लेने हैं नट। ये नट मैंने 2 नंबर लिए हैं क्योंकि मेरे पास 25,000 थे नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 25,000 का बिज़नेस कैसे करना है। और ये जो इसके पीछे कुप्पा लगा हुआ है ना, ये आपने उठा लेना है ज़मीन से, या आप अपनी बोतल की 7 अप पी के उसके ढक्कन से भी ये बना सकते हैं। तो इस तरह आपने कोई कुल मिला के आपका 8,000 रुपये की आड़ी आएगी। आड़ी के बाद आपके एक वो कटर आएगा जिसको आपने ले लेना है और उसकी मदद से आपने ये वाइपर तैयार करना है। सर ये जी हरकत की वजह तो तमगा शुजात भी मिले है। सदर पाकिस्तान से नहीं सर, कबाड़ी की दुकान से। वो तो इसने अगलो फोन भी चोरी कर लिया, बाद में कबाड़ी ने आपको चंडा ही मारी है क्योंकि ने चोरी चुक लिया। तो सर ये 25,000 में एक वाइपर तैयार होगा? और नहीं मिलियनरों, ये तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताई है। सिर्फ आप जितने पाइप खरीदोगे, जितना लंबा डंडा खरीदोगे, आप उतनी ज़्यादा वाइपर बना सकते हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आपने बड़ा वाइपर बनाने के लिए बड़ा डंडा लेना है और छोटा वाइपर बनाने के लिए छोटा डंडा लेना है। तो आज़ाद साहब ये क्या मतलब रोड पे बैठ के ये काटने हैं पाइप और रोड पे बैठ के वाइपर बनाना है? और नहीं सर जी, इसके लिए तो एक वर्कशॉप चाहिए होती है। आपने मेरी वीडियो में देखी नहीं है मेरी वर्कशॉप?
मेरे ख्याल में तो कोई बंदा रेंट पे भी इतनी वर्कशॉप ले तो 25,000 में वो रेंट पे भी नहीं मिलेगी। आप तो पूरी फैक्ट्री 25,000 में लगवा रहे हैं। और नहीं सर जी, जगह तो अपनी होनी चाहिए ना, ये तो मैं सिर्फ फैक्ट्री लगाने के पैसे बता रहा हूँ। जगह अपनी कैसे हो? उधर से रियल एस्टेट के आप खिलाफ हैं, रियल एस्टेट नहीं खरीदनी, प्लाट नहीं खरीदना, तो फिर अपनी जगह कैसे हो सकती है? और सर जी मैंने प्लॉट खरीदने से मना किया, घर खरीदने से थोड़ी मना किया है। सर कौन के अंदर प्रॉपर्टी के खिलाफ है? ये तो मेरे प्लॉट पे भी कब्जा करके बैठा है। तो आज़ाद साहब, जिन लोगों को आप मशवरा दे रहे हैं 25,000 में फैक्ट्री के, वो मेरे ख्याल में तो गरीब लोग हैं। गरीब लोग घर कहाँ से खरीद पाएंगे? मिलियनरों, आपने इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। आप जिस घर में रह रहे हैं, आप उस घर में भी 25,000 रुपये की फैक्ट्री लगा सकते हैं। अपने बड़े भाई की बात माने और अपने आप को अमीर बनाएं। आज़ाद साहब, मेरे ख्याल में मुल्क की हालात का आपको नहीं पता, मईशत का नहीं पता, गरीब लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं। एक कमरा है और 8-8 लोग पूरी फैमिली उस एक कमरे में रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कोई है जो 2 कमरे अफोर्ड कर पा रहा हो, नहीं तो एक कमरे में 8-8 बंदों की फैमिली रह रही है। तो उसमें आप ये जनाब बारियाँ भी रखवा रहे हैं, टोके भी रखवा रहे हैं, पाइप भी रखवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप जैसे बंदे कोई जिसकी वर्कशॉप हो उसी के लिए पॉसिबिलिटी है वाइपर बनाना और ये चीज़ें बनाना। दरअसल साढ़ा भी घर दे ही हाल है। ऐसे भी कमरे च इतने ज्यादा लोग सोंदे सन, ए पहल कमरे च ही हरकतें करदा। अबू जी ने वो लत्ता मारियां, मेरे वाशरूम में पड़ गया, आरी टोके लैके उत्ते सारी रात ये जे काम करता रहा। सुबह उठ के अबू ने इदी वही पैप वाइपर बनाए वाला इनु शतरोल की थी, इतना मारे मोहल्ले वाले छोड़ना। मिलियनरों, ये बात तो बिल्कुल सर ने सही बोली है। एक घर में 8-8 लोग रह रहे हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसका भी हल है आपके बड़े भाई के पास। आप लोग मेरा 2 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदें। मैं आपको उन 2 महीनों में इतना काबिल बना दूंगा कि आप अपनी वर्कशॉप अफोर्ड करने के लिए 25,000 रुपये की फैक्ट्री लगाने के बाद 25,000 रुपये अपनी वर्कशॉप का रेंट देने के लिए मेरे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से निकाल लेंगे। नहीं तो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खरीद के उनके घर में कमरे बढ़ जाएंगे, या अलग से कोई खुद ही AI से वर्कशॉप जनरेट हो जाएगी। ये क्या आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है जस्ट व्यूअरशिप लेने के लिए, अपना कोर्स बेचने के लिए? कभी आप वाइपर उठा के आ रहे हैं, कभी आप अंडे बेचने आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल सही कहा है सर। मिलियनरों, जो भी आपने अपने बड़े भाई की बात माननी है, मैं आपको बुरा नहीं चाहता। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना और प्रॉपर्टी नहीं लेनी, क्योंकि आपका बड़ा भाई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपना बहुत सारा पैसा फंसा चुका है और मेरा बहुत सारा पैसा इस चक्कर में फंस गया है। नाजरीन, आई थिंक दिस गाय इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड। अभी तक इसको प्रॉपर्टी की वर्थ का पता ही नहीं है। अभी लास्ट मलक रियाज साहब ने जो तकरीर आपने भी सुनी होगी और गवर्नमेंट को ऑफ़र दी थी कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो मेन हाईवे चल रहा है, अगर वो उनके हवाले किया जाए तो वहाँ से वो इतना फ़ंड जनरेट करके दे सकते हैं कि पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। और ये 25-25 हज़ार के वाइपर बेच रहे हैं। खैर, यहाँ पर वाइपर पे मैं एक सवाल आपसे और कर लेता हूँ कि चलें 25,000 से फैक्ट्री भी बन गई, वाइपर भी हो गए, मार्केटिंग का बजट वो कहाँ से लाएगा? विदाउट मार्केटिंग प्रोडक्ट बिकती नहीं है। और फर्दर अगर मैं अभी आपको 25 वाइपर दे के मार्केट में निकाल दूँ तो क्या आप बेच पाएंगे? नहीं मिलियनरों, सेल्स का काम अलग है। अभी मैं आपको सिर्फ इस कोर्स में वाइपर बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर सेल्स भी इसके साथ करनी है तो आपको मेरा दूसरा कोर्स सेल्स का भी ख़रीदना पड़ेगा, जो कि 2 महीने का है। जी बिल्कुल, यही तो आप लोगों के हथकंडे हैं। सिर्फ अपना व्यूवरशिप, अपने कोर्स बेचना। एक आप और एक शायद अनवर साहब और 2-3 और लोग हैं जो मार्केट में लगे हुए हैं। खैर, उस चीज़ को तो हम रखते हैं साइड पे और आपके वाइपर्स को भी साइड पे रखते हैं। माशाल्लाह आपकी काबिलियत मुझे पता है कि 25 वाइपर आपको दे दिए जाएँ तो आप 25 महीनों में भी मार्केट में वो सेल नहीं कर पाएंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि प्रॉपर्टी के आप इतना खिलाफ क्यों हैं? प्रॉपर्टी से आपको इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि सर प्रॉपर्टी में मेरा फराद हो गया था और मेरा पैसा फंस गया था। इस वजह से मैं अपने मिलियनरों को मना करता हूँ कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करें। तो तेन दोस्त ने भी समझाया सी कि किसी कंसल्टेंट कंपनी को प्लॉट खरीदी या फ्लैट खरीदी, तू बढ़ गया फिर डीलर दे कोल यवला मारना एक तो तू बढ़िया तू फ्रॉड हो गया तेरे ना प्रॉपर्टी, तो पूरे खानदान को किसी लैंड दे रहा प्रॉपर्टी, तू खुद तू बड़ा ज़हीन फतीन समझ लगते हैं। साजी एक जड़े से तरह चबला मारे सी। अबू दाल भी इसने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते। अबू दी धोती बांध के याद बस स्पाइडरमैन बन गया। इसने एक बार दीवार तो छलांग ला देती, मस्जिद डिग गया, मस्जिद ने रूह बांध लिया। फिर कुछ देर बाद तो सड्डा भी आ गया, फिर वो उठ गई है मैं ना दस। खैर, इसका जवाब तो आपके भाई कैदी चाय वाले ने ही दे दिया है कि ख़ानदान में आप ख़ुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझते हैं। अभी आपको रिश्तेदार कह भी रहे थे, भाई और बाप भी कह रहा था कि सोच समझ के ज़रा प्रॉपर्टी किसी अच्छी कंसल्टेंट कंपनी से लो, लेकिन चलते फिरते डीलर से आपने ले ली तो आपके साथ तो फ्रॉड होना ही था। खैर, यहाँ पे तो मैं आपके साथ चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ
5 करोड़ आप ये वाइपरों शाइपरों में अंडों में लगाएं और एक बंदा मुझे दें जो 5 करोड़ आके यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, 1 साल का टर्नओवर देख लेते हैं कि प्रॉफिट किस में है। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसने छुप छुपा के काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं। जी बिल्कुल सर, ये आवाम को ऐसे ही हमें ये जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। खुद भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, पाकिस्तान में भी और दुबई में भी। छुपाता है, बताता नहीं है। हाँ बिल्कुल आज़ाद साहब, ये बच्चा ठीक कह रहा है। दुबई की प्रॉपर्टी की तो आपके बड़े किस्से हैं, वो क्या माजरा है दुबई वाली प्रॉपर्टी का? जी सर, दुबई में तो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी से मुझे मेरे कारोबार में फ़ायदा हो रहा है। उससे जो मैंने दुबई में प्लॉट लिया हुआ है ना, उससे मुझे हर महीने 10% तक उससे बढ़ के उससे मुनाफा आ रहा है। और मैं अपने मिलियनरों को भी सजेस्ट करता हूँ कि वो दुबई में जाकर प्रॉपर्टी ख़रीदें, पाकिस्तान में नहीं। आज़ाद साहब, जो आपके मिलीनियर्स जिनको आपने बनाया हुआ है ना, वो बेचारा सारा गरीब तबका है, जिन्होंने शायद टीवी में भी दुबई को नहीं देखा, दुबई तक उनकी एक्सेस ही नहीं है। और आप कह रहे हैं दुबई में जाके प्रॉपर्टी ख़रीदो। अब एक बंदा है, उसके पास 5 लाख जो है वो है, तो 5 लाख में वो दुबई का वीज़ा बेचारा नहीं ले सकता। अगर वो उसने आज़ाद वीज़ा लेके जाना हो तो आप कह रहे हैं दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदो, वो बेचारे पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे। खैर, दुबई में बाकी जो है ना, दुबई की टर्म एंड कंडीशंस के मुताबिक प्रॉपर्टी लेना आसान नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ दुबई ने मार्क किए हुए हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, और उसमें भी ज़्यादा जो आपका है वो इमार साउथ में फिर उर्बाना हाउसेस, जो कि एक टाउन हाउसेज हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम दुबई की एरियाज़ में आप प्रॉपर्टी ख़रीद ही नहीं सकते। अच्छा, अब अगर मैं इमार की भी बात करूँ तो इमार में जो एक टाउन हाउस है तकरीबन पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए का है, और उसकी जो रेंटल वैल्यू है, जो रेंट उस पर इस वक्त चल रहा है, वो टोटली मेरे ख्याल में महाना 5 लाख। तो आपको ये इतने % रेंट कहाँ से आ रहा है? मतलब लोगों को दुबई में प्रॉपर्टी दिखा के पाकिस्तान में नहीं ख़रीदनी, मेरा कोर्स ख़रीदो, बस ट्रक के बत्ती के पीछे लगाए रखो। खैर, दुबई को आप छोड़ें, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। ये जो भी आपका ये मामलात है, कोई ऑफिस वगैरह आपने बनाया हुआ है जहाँ बैठ के आप ये सारे अपने बिज़नेस को डील कर रहे होते हैं? जी सर, बिल्कुल ऑफिस है मेरे। लाहौर में भी मेरा ऑफिस है, रावलपिंडी में भी है, और मेरा एक ऑफिस आज़ाद कश्मीर में भी है। 3 ऑफिस है मेरे। आय हाय, यहाँ पे एक मासूमाना सा मेरा सवाल है। ऑफिस तो आपके 3 हैं और काफ़ी अच्छे प्लाजा में हैं, जो कि मेरे इल्म के मुताबिक। अब मुझे बताएं कि वो जो जहाँ पे प्लाजा है, वहाँ पे कोई बिल्डर ज़मीन ना ख़रीदता, वहाँ पे वो बिल्डिंग खड़ी ना करता, 8वें फ्लोर पे आपका ऑफिस कैसे होना था? आप तो रियल एस्टेट से मना कर रहे हैं, रियल एस्टेट नहीं ख़रीदो। वो तो बिल्डर ने खरीदी है ना सर, उसको रेंट मिल रहा है और उसको फ़ायदा हो रहा है, वो भी बिज़नेस कर रहा है इससे। अच्छा, बिल्डर के बिज़नेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिल्डर ने ख़रीदी और बिज़नेस से उसको पैसा मिल रहा है, और ख़रीदने वालों को मना कर रहे हैं उस बिल्डर के पास ख़रीदना नहीं। अगर ये ख़रीदने गए नहीं तो उस बिल्डर को फ़ायदा कैसे होगा? खैर, मिलियनरों जो भी हो, आपके बड़े भाई का पैसा फंस गया था, तो आपने भी रियल एस्टेट में प्लॉट नहीं लेना। अच्छा आज़ाद साहब, छोड़ें, आपका पैसा फंस गया था रियल एस्टेट में। अभी मुझे ये बताएं कि अभी आप आए कैसे हैं यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी कचहरी में? सर जी, मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ। गाड़ी यार, पिछले 3 दिनों में ना तकरीबन 5 एक्सीडेंट ये सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे हुए हैं, और इसके अलावा अगर आप पूरे मुल्क की सिचुएशन देख लें तो पर डे कितने एक्सीडेंट हो रहे होते हैं। तो जब एक्सीडेंट होते हैं तो आपने गाड़ी घर से बाहर क्यों निकाल दी? वैसे तो आप कहते हैं रियल एस्टेट में पैसा फंस गया, अब ना खुद इन्वेस्टमेंट करनी है ना किसी को करने देनी है, तो एक्सीडेंट भी रोड पे होते हैं, गाड़ी भी ना निकालें। और जब आप दुबई जाते हैं, प्लेन में क्यों जाते हैं? वो तो प्लेन क्रैश भी होते हैं, फिर आप प्लेन पे क्यों चले जाते हैं? मिलियनरों, इनको छोड़ो, आप छोड़ो प्लेन क्रैश, छोड़ो गाड़ियों के एक्सीडेंट। आप एक काम करो, आप अभी 25,000 रुपये की मुर्गियाँ ख़रीदो और अंडे बेचो, ये भी आपका बिजनेस है। और रियल एस्टेट की बात हो ही रही है मिलियनरों, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स को प्रॉपर्टी बेचनी आती नहीं है, ये हर किसी को लल्लू पंजू लगा के रखते हैं। आपका बड़ा भाई आपको अभी एक वीडियो आपके लिए लेके आएगा जिसमें आप बना सकते हैं, जिसमें मैं आपका बड़ा भाई आपको बताएगा कि आप रियल एस्टेट से सालाना 35% कैसे कमा सकते हैं। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप रियल एस्टेट से 100% मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। और इसके बाद आपका बड़ा भाई आपके लिए कोर्स भी लेके आएगा जिसको आप ख़रीदेंगे और आप उससे ये सीख सकेंगे कि आप प्रॉपर्टी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और रियल एस्टेट से भी पैसे किस तरह कमा सकते हैं। आज़ाद साहब, ये कोई खुला तजाद नहीं है? मतलब साड़ा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टोमी।
मुझे 10 साल प्रॉपर्टी मार्केट में हो गए हैं। इसी तरह अगर तारक मुनीर अहमद साहब की बात करें, 40 साल वो रियल एस्टेट को वक्फ कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी तकरीबन। मलक रियाज साहब पूरी ज़िंदगी उनकी रियल एस्टेट में गुजर गई। इसी तरह और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो मैं लेने लग जाऊँ, इतना टाइम नहीं है। तो जो हमारे भी उस्ताद हैं प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब उनको प्रॉपर्टी बेचना नहीं आती। आप वीडियो बनाएंगे 35% बनाएंगे, बताएंगे कैसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप बताएंगे 100% कैसे उससे फ़ायदा हासिल हो सकता है प्रॉपर्टी से। आप फिर कोर्स बेचेंगे ऑनलाइन। तो क्या ये अवाम को अपने जाहिल समझा हुआ है? मतलब जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनको नहीं पता आपकी वीडियो से अवाम को फ़ायदा हासिल होगा। जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे कोई फ़ायदा अवाम को हासिल नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे मैं नाजरीन आपको बताऊँ, हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है स्टेट सेफ मार्केटिंग की। तो पूरा जोर लगा के सालाना जो हम एक प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं रियल एस्टेट से, वो तकरीबन 40% में से 30% हम अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे थे। तो अब वो हमने कम किया है, 30 से थोड़ा नीचे आए हैं, क्योंकि 40% को हम अब क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे पूरे साल में। इसमें रियल एस्टेट के काफ़ी सारे बड़े बिल्डर्स, बड़ी हाउसिंग स्कीम, और फिर हमारा अपना एक पूरा चेन सिस्टम है क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का, उनको यूटिलाइज़ करते हुए हम 40 तक पहुँचे हैं। और आज़ाद साहब वाइपर बना के बेचना सिखा रहे हैं। वो वाइपर से जो है ना रियल एस्टेट में आएंगे और एकदम से 100% ये अचीव कर जाएंगे। तो ये ज़रा आप भी ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का। जाजी ये तो गुड़ मारते ने खामुखा, ये सारे व्यूज लेने होंगे यूट्यूब ते पैसे कमा के उदू अपने कोर्सेज बेचता, अपनी मार्केटिंग करके उदू भी पैसे कमा के सारे पैसे अपने रियल एस्टेट ही पा देना। ये सारे ने इसने लाइव है आगे अपने। सर छोड़े आज़ाद चाय वाले को, ये बताएं कि रावलपिंडी रिंग रोड का क्या बना? हाँ बिल्कुल तैयब, रावलपिंडी रिंग रोड का एक दफ़ा तो इफ्तिताह हुआ था, लेकिन काम आगे चल नहीं सका। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है तो रुक गया था, कुछ लोग कह रहे हैं फंड नहीं था तो इस वजह से नहीं चला। लेकिन आज दोबारा 8 अगस्त 2023 को प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा इफ्तिताह कर दिया है। ये एक प्रॉपर्टी वालों के लिए खुशी की खबर भी है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की खबर है। आज दोबारा रिंग रोड का इफ्तिताह हो गया है। अच्छा, जहाँ तक मैं तरक्याती मंसूबों को देखता हूँ और साथ शहबाज शरीफ साहब को देखता हूँ तो स्पीडली काम करवाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मनसूबा कंप्लीट होगा रिंग रोड रावलपिंडी का। छोड़ो रिंग रोड को सर, मैंने ये कदम उठाया आपके बड़े भाई ने कि हमारे इस मुल्क में जितने भी गरीब लोग हैं उनको आपका बड़ा भाई सारों को अमीर बनाएगा, और हर गरीब बंदे को आपका बड़ा भाई अपने कोर्स के ज़रिए पैसा कमाना सिखाएगा। और इंशाअल्लाह हमारे पाकिस्तान में फिर उसके बाद कोई भी गरीब नहीं बचेगा, सारे आपके बड़े भाई की वजह से अमीर हो जाएंगे। एक तो मेरा ख्याल में आज़ाद साहब आपने आज हमारी प्रॉपर्टी कचहरी चलने नहीं देनी। चले छोड़े, क्या चाहते हैं आप गरीब को, क्या चाहते हैं आप? ऐसा करें, जितनी आपकी इनकम है मंथली यूट्यूब से और साथ ही आप कमाते हैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेच के, तो वो चैरिटी कर दिया करें, डोनेट कर दिया करें, चले कुछ तो फ़ायदा हो। इसके अलावा गरीबों के से क्या मसला है आपको? क्या गरीब क्या कह रहे हैं? सर गरीबों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, गरीब जो है वो रेडी से पापड़ खाते हैं, रेडी से समोसे खाते हैं, फिर रेडी से पकोड़े भी लेके खाते हैं। इसकी वजह से वो अपने शॉर्ट टर्म में ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को जाके अपने जमा किए हुए पैसे देते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में वही जो उसने समोसे और पकोड़े रेडी से लेके खाए होते हैं उसी की वजह से उसको शुगर हो जाती है, उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है और उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये गरीबों का बहुत बड़ा मसला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे कोर्स खरीदें और अपने आप को इतना अमीर कर लें कि आपको रेडी से पकोड़े और समोसे ना खाने पड़े। आज़ाद साहब, मेरे ख्याल में तो बिल गेट्स ने अभी तक ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला जहाँ पे हम जाकर पकौड़े समोसे खा सकें, या अमीर आदमी वहाँ से पकौड़े समोसे खाता हो। खैर, गरीब जो है ना रेडी से पकौड़े समोसे नहीं खाएगा तो और कहाँ से खाएगा? और दूसरी बात देखें, आप जितने भी रिचेस्ट पीपल्स हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर ये मर्ज़ उनको ही है। गरीब बंदे को बेचारे को तो मर्ज़ लगता ही नहीं है बड़ा। वो हार्ड वर्कर होता है, मेहनत करता है और ठीक ठाक काम करता है, जिसकी वजह से उसकी एक्सरसाइज साथ होती रहती है और जो उसकी कैलोरीज बर्न होती हैं वो साथ साथ करता रहता है। ये तो अमीर बंदे के साथ मसला है जो एसी से उठ रहा है, एसी गाड़ी में बैठ रहा है, एसी ऑफिस में बैठ रहा है, पैदल नहीं चल रहा, तो उसमें तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो गरीब बंदे के साथ तो ये इशू है ही नहीं। ये तो मेरे ख्याल में सरासर आपने झूठ नहीं बोला। इसको छोड़ें सर, जो गरीब बंदा है वो रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है और वो मेहनत नहीं करता, जिसकी वजह से वो गरीब होता है। और मुझे सबसे बड़ा मसला भी यही है।
अल्लाह के बंदे कुछ खुदा का खौफ करो। गरीब बंदा ही रात को जल्दी सो जाता है। मेरे ख्याल में ईशा के बाद जो है ना, एक गरीब तबका वो सारा सोया होता है, खाना खाता है, सो जाता है, क्योंकि सुबह उसने काम पे जाना होता है। 7 बजे एक लेबर की दिहाड़ी वाला जो सिस्टम है, चाहे वो किसी मिस्त्री के साथ है, स्टार्ट हो जाता है सुबह 7 बजे। और सबसे पहले सुबह उठता भी गरीब ही है। फजर के टाइम वो उठ जाता है, अपना तैयारी त्योरी करके 7 बजे उसने पहुंचना होता है काम पे। ये तो अमीर हैं जो 12-12 बजे तक सोए रहते हैं और 12 बजे उठते हैं। लेट नाइट उनकी मीटिंग्स होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, ये सब अमीरों की होती हैं। कोई भी 2, 3, 4 बजे से पहले नहीं सोता और सुबह फिर उठता नहीं है। और फिर जो है ऑफिस, अब हमारे ऑफिस का ही तुम टाइम देख लो, 11 बजे ऑफिस ओपन होता है, लेकिन एक्चुअल टाइम एक्चुअल काम जोहर के बाद हमारा प्रॉपर्टी का शुरू होता है। तो ये तुम कैसे कह रहे हो कि गरीब बंदा सुबह लेट उठता है और मेहनत नहीं करता? जितनी मेहनत गरीब करता है इतनी कोई भी नहीं कर रहा। सर जो गरीब बंदा होता है ना, वो ख़ुद को विक्टिम शो करता है और अपने आप को एक बहुत ही लाचार और मस्कीन दिखा रहा होता है। वो मेरी तरह नहीं सोचता। जो गरीब बंदा है वो क्रिएटिव नहीं होता। जैसे मैं उनको बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये में वो वाइपर की फैक्ट्री बना सकते हैं, 25,000 रुपये में अंडे बेच के अपने आप को अमीर कर सकते हैं। वो ऐसे नहीं करते। वो 25,000 रुपया कमाते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि गरीब बंदा जब तक बिज़नेस नहीं करेगा छोटे पैमाने से, वो तब तक अमीर नहीं हो सकता। देखिए आज़ाद साहब, मेरे ख्याल में क्रिएटिव आइडियाज़ जो होते हैं ये होते हैं विजडम से, अक्लमंदी से। और अक्लमंदी कहाँ से आती है? अगर अक्लमंदी पे पेट की भूख गालिब आ जाए, एक बंदे के पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि शाम को उसने बच्चों का दूध कैसे लेके जाना है, बच्चों को रोटी कैसे खिलानी है, और जो है उसका घर बादल आ गए हैं, बारिश होगी, रात को छत टपकेगा, उसको कैसे रोकना है। ठीक है, आगे जो है ईद आने वाली है, 14 अगस्त आने वाला है, बच्चे के कपड़े फटे हुए हैं, उसको कपड़े कैसे लेके देने हैं। वो इन सोचों से बाहर गरीब आदमी निकलेगा तो विजडम की तरफ जाएगा। ये वाकई आप जैसे वेले लोगों का काम है, ये क्रिएटिव अपने आइडियाज़ 25,000 में फैक्ट्री वाले, तो फिर तो लख्त लानत है जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हैं उन पे। तो ये क्रिएटिव सोच वेलो बंदों का काम है, जिनका बैठे बिठाए पैसे में इनकम आ रही है और तमाम बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई ऐसा मसला नहीं है, पेट की भूख नहीं है, कपड़े का मसला नहीं है, मकान का मसला नहीं है। वो बंदे ऐसे बैठ के क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सकते हैं। और इस पे आप हमारे ऑडियंस भी एग्री करेंगे कि जितनी ज़्यादातर ईजादात हुई हैं वो सारी यूरोप से या अमेरिका से हुई हैं, जितना भी हमारा ये गोरों का एक तबका है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करती हैं। ठीक है, जितनी भी, अब जर्मनी है, जर्मनी में मेडिकल हर बंदे का फ्री है, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उस तरफ से वो आज़ाद होते हैं मेंटली तौर पर, और उनका जो है दिमाग वो इसी तरफ चल रहा होता है, क्रिएटिविटी की तरफ। तो इसलिए वो कामयाब हैं, इजादात करते हैं। अब हमारे आज़ाद साहब तो गरीब बंदे को जो है साइंसदान बनाना चाहते हैं, जो उस बेचारे को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो आपके ख्याल से सर क्या सारे यहूदी वेले बैठे हैं? क्योंकि आप देख ले जितनी भी इजादात हुई है ज़्यादातर यहूदियों ने ही की हैं। तो यहूदी क्या वेले बैठे होते हैं घर? नहीं यार, यहूदी वेले नहीं बैठे। बात मैंने वेले होने की नहीं की, बुनियादी ज़रूरियात की हैं कि जिसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हैं तो उनकी सारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हैं, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, इस चीज़ की उनको टेंशन नहीं होती। तो उनका दिमाग जो है वो फिर क्रिएटिविटी की तरफ चलता है। सर आप सही कह रहे हैं। फिनलैंड में ना जो बंदा बेरोज़गार होता है उसको फिनलैंड वाले गवर्नमेंट जो है वो उसको तनख्वाह देती है जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती, और इतनी तनख्वाह देती है कि बंदे के घर का गुजारा चल जाता है। तो यही बुनियादी ज़रूरत पूरी होगी ना, सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, बुनियादी ज़रूरत पूरी हो रही है उसकी। ठीक है, अब वो क्रिएटिव काम सोचेगा। खैर, और इसके अलावा क्या मसला आपको गरीब से आज़ाद साहब? सर जो गरीब बंदा है ना वो पैसा जमा नहीं करता, वो सेविंग नहीं करता। पर जो अमीर बंदा है ना वो अपने पैसे जमा करता है, अपनी सेविंग्स करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है और उस पैसे से पैसा कमा के और अमीर हो जाता है। आज़ाद साहब, अभी मैंने जिक्र किया है कि गरीब बंदे को रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि पेट कैसे भरना है, बड़ी मुश्किल से उसके घर के खर्चात चल रहे होते हैं, तो वो बेचारा सेविंग कहाँ से करेगा? अमीर तो ऑलरेडी अमीर है, उसको तो सेविंग की परवाह ही नहीं है। जितना उसने कारोबार से पैसे निकाल के दूसरे में इन्वेस्ट करना है वो कर सकता है।
सर सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, जो गरीब बंदा है ना वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करता। वो बैंक से लोन लेता है, बैंक से कर्जा लेता है और उसकी गाड़ी ले लेता है, फिर उसको घूमता फिरता रहता है, अपनी ज़िंदगी अय्याशी करता रहता है, जबकि वो और बैंक को उसका पैसा वापस भी नहीं करता। उस गाड़ी लेता है और अपना घूमता फिरता रहता है, अय्याशी करता है। जबकि आप मुझे देखें मिलियनर हूँ, मेरे जो अभी रोज़ की इस्तेमाल की गाड़ी है ना, जिसमें मैं रोज़मर्रा में घूमता फिरता हूँ, उसकी सर आप यकीन करें खुद की कीमत अभी सिर्फ 1.5 लाख रुपये है। मैं खुद 1.5 लाख रुपये की गाड़ी में घूमता फिरता हूँ। आज़ाद साहब कुछ खुदा का खौफ करें, 1.5 लाख की कौन सी है आपकी गाड़ी? लेक्सिस जो है वो जिस पे आप घूम रहे होते हैं वो 1.5 लाख की है या 1.5 करोड़ की है? आज़ाद साहब फिर मैं अपनी बाइक बेच के लेक्सस ना खरीद लूँ 1.5 लाख रुपए की? ऐसे बकवास कर रहा है। उस दिन अपना कफन लेने गया हुआ था, दुकान पे पहुंचा हुआ था, इसका तो मेंटली संतुलन हिला हुआ है। अपने उस दिन कफन लेने गया हुआ, आप इसकी गाड़ी देख के लेक्सस में गया हुआ था, ऐसे झूठ बोलता रहता है बराबर। खैर आपकी 1.5 लाख की गाड़ी का तो तज़किरा हो गया। अब दूसरी बात, हमेशा लोन बैंक को रिटर्न ही गरीब बंदा करता है। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम जो आई थी उसके अंदर 100% और लोन रिटर्न हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मल जो बंदा गरीब बंदा बैंक से लोन लेता है, अगर बैंक को रिटर्न ना करे तो वो गरीब बंदे को लटका देते हैं, अदालतों में जलील बैंक कर देता है। ठीक है, लोन आपके खाते ही अमीर बंदे हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर लोन लेता है तो वो क्या 2 लाख का लोन ले रहा है? कम अज़ कम वो 50 करोड़ 1 अरब 2 अरब का लोन लेता है। अगर उसके बाद उसकी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है तो बैंक उसका कुछ नहीं कर सकता, वो लोन उसको रिटर्न नहीं करते। इसी तरह बिल्डर्स लेते हैं लोन, अरबों में लोन ले रहे होते हैं बिल्डर्स, वो रिटर्न नहीं करते। गरीब बंदा तो लोन रिटर्न करता है, आप कह रहे हैं गरीब बंदा लोन रिटर्न नहीं करता। सर जो गरीब आदमी है ना वो शो ऑफ बहुत करता है, दिखावा बहुत करता है। जो गरीब आदमी है ना उसका काम ही शोखियाँ मारना है, उसको शोखियाँ मारने के अलावा कुछ नहीं आता। और आपने वो अंग्रेजी कहावत भी सुनी होगी, द डॉग दैट बार्क्स सेल्डम बाइट्स, यानी कि जो कुत्ता भौंकता ज़्यादा है वो काटता कम ही है। मेरे ख्याल में बहुत गलत बात ये की है आपने, ये एक इंसानियत की तज़लील है। और इससे पहले ये बात आपने अपनी एक वीडियो में भी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू शुड बी सॉरी फॉर इट एंड यू शुड बी अपोलोजाइज फॉर इट फ्राम ऑल पुअर कम्युनिटी एंड ऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी। बहुत गलत बात की है, ये वाकई ही इंसानियत की तज़लील है। और इस तरह के कुछ जुमले हमारे शायद अनवर साहब भी बोलते हैं और कहते हैं मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है। और साथ में वो जनाब एक दिन कुरान पाक भी रखा हुआ है और साथ में नमाज भी तलकीन कर रहे होते हैं। और पहले तुम लोग इस्लाम को सीख लो, इस्लाम कहता क्या है और इंसानियत के बारे में क्या कहता है। सूरत बकरा ही उठा कर पढ़ के देख लो, वहाँ पे इंसानियत का पता चल जाता है। और तुम लोगों को गरीबों से या इंसानियत से कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोगों को व्यूवर्स चाहिए और उसके अलावा तुम लोगों को अपने कोर्स बेचने हैं। कोई अमीर हो या ना हो, खड्डे में जाए उससे तुम लोगों को क्या है। अभी आज़ाद साहब से या शायद अनवर साहब से हम पूछ लें चैरिटी कितनी करते हैं, तो शायद 10 रुपये भी ना देते हों। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ऑडियंस और अपने नाजरीन को बड़ी वाज़ेह बता दूँ, शायद अनवर साहब की एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि जब वो अमेरिका गए हैं और उनका बिज़नेस स्टेबल हुआ है तो जितने भी रिश्तेदार थे उन सबको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और अब यहाँ पाकिस्तान से किसी रिश्तेदार का वो कॉल तक पिक नहीं करते। तो शायद अनवर साहब क्या ये हमारा इस्लाम कहता है? इस्लाम तो कहता है अगर आप अच्छी पोजीशन में हैं तो सबसे पहले आपके वालिदैन बहन भाइयों के बाद आप पे आपका हक ही आपके रिश्तेदारों का है। अगर कोई रिश्तेदार आपका गरीब है तो उसकी वेलफेयर करें, मदद करें उसकी। और आप जो है वो इधर इंसानियत का दर्स देते हैं कि मैं तो बड़ा जी वेलफेयर चाहता हूँ, गरीबों को अमीर बनाना है और रिश्तेदारों को गरीब ही रहने देना है। सर आज़ाद चाय वाले को छोड़ो, मैंने सुना है गुलमोहर सिटी में एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है, पोलो ब्लॉक, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। गुलमोहर सिटी ने हमेशा की तरह एक नया ब्लॉक लॉन्च कर दिया है, पोलो ब्लॉक। पोलो ब्लॉक की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं तो मेन गेट जो है इसके साथ जनरल ब्लॉक है। सर प्रीमियम ब्लॉक साइड पे हो जाता है। जनरल ब्लॉक को हम देखते हैं तो जनरल ब्लॉक की बैक साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक है एक तरफ और दूसरी तरफ एंटी इनक्लेव है। तो ये बिल्कुल एंटी इनक्लेव के साथ लॉन्च हुआ है, मतलब ओवरसीज़ के बिल्कुल सामने लॉन्च हुआ है। और सबसे मज़े की बात, इसके रेट बड़े मुनासिब रखे गए हैं। अगर इसके रेट हम देखें तो सिर्फ 18 लाख है 125 गज़ का। अच्छा, फिर आज़ादी ऑफ़र पे इस पर एक हैवी डिस्काउंट मिल रहा है 2.5 लाख रुपए का, तो 16 लाख में ये तकरीबन प्लाट बनता है। टोटल रेट 18 नहीं 18.5 लाख है और डिस्काउंट के बाद 16 लाख का है। अच्छा, डाउन पेमेंट सिर्फ 3 लाख रुपया और माहाना किस्त,
क्योंकि अगर हम गुलमोहर सिटी जनरल ब्लॉक देखें तो उसकी माहाना किस्त बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसकी अब बड़ी कम है 10,000 रुपया। इसी तरह अगर 80 गज़ का भी हम प्लाट देखें तो उसके भी रेट इंतहाई कम है। तो यहाँ पे नाज़रीन से मैं कहूँगा कि 14 अगस्त आज़ादी ऑफ़र का फ़ायदा उठाएँ और पोलो ब्लॉक में जल्द अज जल्द बुकिंग कराएँ। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और अपनी जो है 14 अगस्त से पहले बुकिंग करवा लें ताकि ये अमेजिंग डिस्काउंट ऑफ़र आप भी अवेल कर सकें। सर पोलो वही है जो जिस पे घोड़े को दौड़ते हैं? जी सर, मैंने घोड़े तो बड़े कोई गिले घोड़े वर्ग मुंह तेरा मैंने एक गल याद आ कि मैं चाय वाला जड़ा एक जड़े शौका की शादी चपड़े भाई होता है। शौका केड़ा? शौका मोची? नहीं सर, ओ शौका नहीं है, शौका वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता खुद शादी ते पहुंचे भाई। इसने कराची जो घोड़ा कढ़िया है, दिल्ली ते ही घोड़े तक गया। रस्ते घोड़े मैनू खबर मिली कुटिया भी है ना गए घोड़े ने क्या है बड़े अन्नी दे बच्चे मैनू लैके आड़ाई डब्बा करा लेना कह रही इतना दूर मैनू लिया है। बहती बार तो घोड़े ते ही आती बार घोड़ा इसते आया वापस। इसने बड़ा जुल्म किया घोड़े ते। दादी बचपन में एक बार घोड़े ते मुंह वेख ले डर दे मारे नु चुक के लै गया। इनू मैं तुहानू दसे भाई नू सानू बड़े घोड़े पालना ते शौक है, बड़े नू शौक है। एक दो घोड़े ने ते इनू भी पालिया है। असल विच इनू बड़ा घोड़ियां दा शौक है, बड़ा ही शौक है इनू घोड़ियां दा। इनू एक दरअसल जांदा जंगल विच है, इनू हर वीकली बेसिस ते हर जनवार इनू चुक के लै जांदा है, ਇਹਦੀ परवरिश करता है। बंदर इनू 2 साल रखते हैं कोई बाद में छोड़ देने। बंदरा ना भाई का बड़ा वक्त गुजरा है, बंदरा इन्हें चलना भाई को नहीं सकता। वाकई चाय वाला तो बंदरों की तरह ही चलता है। मिलियनरों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, द पीपल हु हैव पुअर माइंडसेट दे विल इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट। आज़ाद साहब, आज एक मेरी बात आप याद रख लें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पुअर माइंडसेट नहीं है, ये एक दलेर आदमी का काम है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कोई खाला जी का घर नहीं है। अभी इस वक्त अगर मैं यहाँ किसी से भी एक सवाल करूँ कि अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की वर्थ आपको बताने लगा हूँ, किसी से भी सवाल कर लेता हूँ इस वक्त पाकिस्तान पर कर्जा कितना है? मैं दसा $133 बिलियन। मैं एक नोट गिन के देता है। पाकिस्तान ने कर्जा तुमसे नहीं लिया जो तुमने एक नोट गिन के दिया है, $133 बिलियन। अब यहाँ पे किसी के पास अगर कैलकुलेटर हो तो वो खोल के ज़रा हिसाब करे, लिख ले $133 बिलियन। ओए उल्टा पकड़ा हुआ है, पहले सीधा तो पकड़ ले। तो साढ़े में सिक्के दे मुंह वाले तू मुंह बंद कर। साजी वे जिफरा कितनी होनी मैं दे दसो। एक तो तुम पहले मोबाइल इस तरह पकड़ो लैंडस्केप में, इस तरह जीरो पूरी ही नहीं आएगी। 133 लिखो, 133 और उसके आगे 9 जीरो डालो तो वो 133 बिलियन बन जाएगी। राजी इधर तो 4 तो ज्यादा जीरो जा ही नहीं रही यार सही से प्रेस करो तो जाएगी। क्यों बेचना चंगा बैठना मोबाइल ले ले टच लिया क्यों मैं तू इधर प्रेस के मैं बीच मार दी उल्टा अपना। जी सर लिख लिया मैं। अच्छा अब ऐसा करो, इसको 1 लाख पे डिवाइड कर दो। सर मैं लिख तो देता कर देना पर रैम 2 GB ने उड़ न जाए विंडो की। सर कर तो देता है मैं, ये बन रहा 133 है को 2 जीरो तो फिर 2 जीरो ने पता नहीं क्या लिखा हुआ मतलब 13,30,000। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात सिर्फ आपको मैंने दिखानी है कि अगर इस वक्त हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी खाली काउंट कर लें तो तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज़ हैं जो बाहर रहते हैं। और अगर हम DHA में एक 10 मरला का बंगला देखें तो वो 10 करोड़ का है, ठीक है। तो अगर इस रेशो को हम डिवाइड करें कि सिर्फ 1 लाख पाकिस्तानी एक बंगला ख़रीदता है किसी सोसाइटी में तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर सकता है बड़े आराम से। इसके लिए मलक रियाज मैं पहले भी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट को काफ़र भी दी है और इंशाल्लाह ये कर्ज़ा पाकिस्तान का जो है पहले भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बड़ी हेल्प की है उतारने में और आगे भी पाकिस्तान का कर्ज़ा उतारने में रियल एस्टेट इंडस्ट्री पूरी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अब हो सकता है अभी तो खैर 2 बड़े ग्रुप रावलपिंडी इस्लामाबाद के जैसे बिलू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO साद नज़ीर साहब और बैरिया टाउन के जो हैं वो मलक रियाज साहब ये एक पेज पे आ चुके हैं। और ये जितना एरिया पड़ा है चक्री रोड पे और इसके साथ साथ जितना भी एरिया पड़ा है उस पर ये एक नई डेवलपमेंट का आगाज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ से इकट्ठा अच्छा एक फ़ंड जनरेट होगा और उससे मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा, इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी ये जो लोग सरबाज हैं ना, ये वाइपर 25,000 में फैक्ट्री लगा लो तो इनसे ज़रा बच के रहें आप लोग। मिलियनरों, $133 बिलियन को छोड़ो, आपका बड़ा भाई आपको सिखाएगा पैसा कमाने के 133 तरीके।
आज़ाद साहब, आपकी तो हर वीडियो इसी तरह होती है, पैसा कमाने के 133 तरीके। एक वीडियो में आप 133 बता देते हैं, फिर एक वीडियो लेके आ जाते हैं पैसा कमाने के 111 तरीके, फिर अगली वीडियो आपकी आ जाती है यूट्यूब चैनल जो है इन 12 बिज़नेस आइडियाज़ पे बनाएं। तो ये 133, 112 अगर आपकी ये आइडियाज़ ही हम काउंट करें ना तो हज़ारों में जा चुके हैं। तो कम अज़ कम आवाम को एक तरीका बता दे जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ये 133 और 111 की तस्मीयाँ आप अब छोड़ दें। जी जी ये 133 तरीके ते अमल करके आज मैं जेल विच पहुंचे वहां और तो मैं जेल विच चाह बना के बेचदा और तो मैं लोगों को इसे तो मेरा नाम मशहूर है, कैदी चाय वाला हो गया होता है। ये 133 अल्लाह दा नाम है, 133 तरीके ते अमल कर रहे नहीं तो उथे तुसी मेरे जेल विच क्लाइंट बने हुए हो गए। सर आज़ाद चाय वाले ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। आके एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक शेर हो जाए। असलम भाई दाढ़ी का शेर आ गया मेरे कसम खुदा दी दाढ़ी का स्पेशल शेर बना। शेर है कि खर्चे कर बंदूका दे ना, खर्चे कर बंदूका दे, तू जराबा ला मैं मर वैसा। तू तो चुप कर, सर को मैंने शेर का बोला था, तू कहाँ से बोलना पड़ा? हाँ बिल्कुल तैयब, शेर सुनो। हमें पता है लुटेरों के सब ठिकानों का, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। जी सर, वो शेर सुन के तो वाकई मज़ा आ गया, लेकिन ये जो नए टैक्स लगे हैं प्रॉपर्टी पर, इसका क्या असर होगा? जी एक्चुअली अभी अगर इस वक्त हम देखा जाए देखें मार्केट के अंदर तो कहा जा रहा है जी प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं, फिल फॉर प्रॉपर्टी निकाल दो, जिसके पास पड़ी या निकाल दो। तो इस तरह के कुछ गेस्चर्स और पोस्टर्स मार्केट में चल रहे हैं। हालांकि ये एक सरासर जो है मैं कहूँ कि अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी है। इससे पहले भी टैक्सेस लगे हैं, टैक्सेस लगे भी हैं और टैक्सेस बढ़े भी हैं। अब उस वक्त हम देखें अगर तो किसने प्रॉपर्टी बेची है और किसने ख़रीदी है। जिन्होंने उस वक्त टैक्सेस बढ़ने पे प्रॉपर्टी बेच दी, जो मार्केट के अंदर अच्छे इन्वेस्टर बैठे हैं वो ख़रीद लेते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं। जब मार्केट अप हो जाती है प्रॉपर्टी की, वही लोग फिर उसको सेल करते हैं। और अब ख़रीदने वाले कौन हैं? जो प्रॉपर्टी डाउन होती है और बेचते हैं वो ही फिर ख़रीदने वाले होते हैं। फिर जब ऐसा कोई मसला आता है तो फिर वो बेचते हैं और दूसरे ख़रीद लेते हैं। इस तरह वो इन्वेस्टर हमेशा फ़ायदे में रहता है जो प्रॉपर्टी मार्केट डाउन होती है और उस वक्त प्रॉपर्टी ख़रीद रहा होता है। और इस चीज़ को जो है ना, अगर आप रिच डैड पुअर डैड एक बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, अगर वो आप पढ़ें तो उसके अंदर उसने इन्वेस्टर को बड़ी अच्छी तरह डिफ़ाइन किया है। ठीक है, और वो भी यही कहता है कि इन्वेस्टर कभी भी जब मार्केट डाउन होती है उस वक्त वो ख़रीदता है, और जब अप होती है पीक पे होती है उस वक्त इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट को बेचता है। सर पहला शेर तो बड़ा ही अच्छा था, ये जो अतौला खान इसा खलवी साहब का आपने शेर सुनाया, बड़े मज़े का था, ये तो अच्छा था। अब एक आप नसीहत कर दें हमारे नाज़रीन के लिए और एक मज़े का एक और शेर सुना दें। चलो यार एक और शेर सुना देता हूँ, फिर 2 शेर आज की डेट में हो जाएंगे। जिस जगह जीत यकीनी थी कोई खौफ न था, उसी जगह से हार हुई खुदा की मर्ज़ी। जब उसने छोड़ना चाहा तो फ़क्त इतना कहा, आदमी तुम ठीक थे यार खुदा की मर्ज़ी। और हमारे नाज़रीन के लिए आज की नसीहत, नेवर रिफ्रेंड अ फ्रेंड समवन हु इज़ ट्राइड टू डिस्ट्रॉय योर कैरेक्टर, मनी एंड रिलेशनशिप। अ स्नैक ओनली शेड्स इट्स स्किन टू बिकम अ बिगर स्नैक। सर अंग्रेजी तो तैयब नूं समझ ही को नहीं आया, चावला जी मैनू बिट बिट देखना चाहते हैं, तुसी एक बार इनू ट्रांसलेट कर दियो उर्दू च, सारे समझ आए, मैंने भी असल में को नहीं आई। तो इसकी उर्दू तैयब ये है, कभी भी किसी ऐसे दोस्त से दोस्ती ना करें जिसने आपके किरदार, पैसे या किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। एक सांप हमेशा अपनी खाल तब उतारता है जब उसने बड़ा सांप बनना हो। ये इसके लिए सांप की ग्रोथ होती है तो उसके ऊपर जो उसकी जिल्द होती है वो उतार के फेंक देता है, ऑटोमेटिकली उतरती है, फिर किसी चीज़ से वो उसको अटकाता है और उतार के फेंकता है, तो एक स्टेप वो पहले से ही बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर नसीहत ये छुपी है कि अगर किसी दोस्त ने एक दफ़ा आपके किरदार, पैसे या रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और दोबारा वो मीठा बन के आया है, तो कभी भी दोबारा एतबार करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार वो पहले से बड़ा सांप बन के आया है। मुझे पता है आपको प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। आप लाइक शेयर कमेंट करें, तब तक मैं आज़ाद चाय वाले इस वक्त पर लगवा गया।